हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम आज पढ़ते हैं एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं, जिनमें से पहला अनुप्रयोग क्या है, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला जो अनुप्रयोग है, धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और तीसरा अनुप्रयोग क्या है, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तीन ऑपरेटर्स कह सकते हैं जिसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहला क्या है, धारावाही तार। दूसरा क्या है, धारावाही परिनालिका। तीसरा क्या है, धारावाही टोरॉइड। यानी कि तार है, परिनालिका है और टोरॉइड है। इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र, इनमें जब करंट फ्लो होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करते हुए करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ले लिया, धारावाही तार ले लिया, और जब इसमें करंट फ्लो होगी, इस तरीके से धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से वृत्ताकार होगा। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से ऐसे होगा। ये इसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें धारा चालक का नाम हमने दे दिया एक्स वाई धारावाही चालक या धारावाही तार है, जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा प्रवाहित होने के कारण जो है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ओस्टेड के नियम के अनुसार। और उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना एक बार हमने बायो-सेवर्ट के नियम से कर लिया है, दूसरी बार जो है एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करते हुए यहाँ पे करेंगे। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, ऊपर की ओर अगर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी। हम यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिए हैं dl, और इस अल्पांश पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे होगी। हम पिछले वीडियो में जब एम्पियर का नियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इस तरीके से वेक्टर b और वेक्टर dl। और यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, ये है कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v है और ये अल्पांश की डायरेक्शन dl, दोनों की दिशाएँ एक ही होंगी। फलस्वरूप इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इन सारे तथ्यों का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इस बिंदु पर जो है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बिंदु P रख देंगे, तो बिंदु जिसकी दूरी कितनी है, r है, बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये आपका फिगर हो गया। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक्स वाई धारावाही चालक है या धारावाही तार है, जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। पहली लाइन उत्तर की जो पहली लाइन होगी वो ये हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो लिखेंगे इस तार के लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। माना एक्स वाई धारावाही तार है, जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के लंबवत स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिगर देख करके हमने ये लिख लिया, ठीक है ना। अब इस तार पर जो है जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वृत्तीय पथ पर, जो वृत्ताकार एक तरह से ये वक्र है, इसकी अनुदिश होगा। और इसके अनुदिश जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एम्पियर के परिपथीय नियम से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस वक्र में उपस्थित कुल धाराओं
का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट आई। ये जो है कहलाता है एम्पियर का परिपथी नियम, उसका स्टेटमेंट कह लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिंदु P पर हमें देख रहे हैं कि B और DL एक दूसरे के कैसे हैं, इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान हैं, अर्थात उनके बीच का कोण कैसा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर वेक्टर B व वेक्टर DL की दिशाएं समान होंगी, अर्थात उनके बीच का कोण, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। जी, बिंदु P पर जो है DL और B की दिशाएं एक ही होंगी, यानी कि बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की उनदिश होगी, फलस्वरूप इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि फिर से इसलिए जो वेक्टर B का रेखीय समाकलन होगा उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू B DL cos 0 डिग्री के, और ये बराबर हो जाएगा B DL के, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या B डॉट DL इक्वल टू B को बाहर निकालते हैं और समाकलन सिर्फ DL का होगा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि B इंटू 2πr, क्योंकि ये DL क्या है, छोटे छोटे इस वृत्त के अल्पांश है, और जब पूरा का पूरा वृत्त हो जाएगा तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू B इंटू 2πr के, इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 1/2 से हो जाएगा B इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई के, एम्पियर के परिपथी नियम से। और अब यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, या B इक्वल टू किसके हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो किसी धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना प्राप्त होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr के। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। यही अभीष्ट व्यंजक है। एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करते हुए हमने एक सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का कैलकुलेशन किया है ना। तो हमने समीकरण 1 निकाल लिया एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके, और दूसरा जो है ये कहलाता है एम्पियर लूप। जिस तरीके से गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते समय हम जो है गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते थे, उसी प्रकार एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते समय हम एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे। और इस तार के केस में जो एम्पियर लूप है वो वृत्ताकार है। एम्पियर लूप कैसा है, वृत्ताकार है तार के केस में। अन्य केसों में एम्पियर का लूप अलग हो सकता है। तो इस केस में यही अभीष्ट व्यंजक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो ये पहला एक क्वेश्चन है, पहला अनुप्रयोग अपने आप में एक प्रश्न बनेगा, और वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम धारावाही परिनालिका। परिनालिका भी हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। परिनालिका क्या होती है आज हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा दूसरे टाइप की परिनालिका बनाते हैं। यहाँ पे परिनालिका को हम यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकें। ये हो गया, और ये हो गया। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उनको दिखाने के लिए हम डॉट और क्रॉस का उपयोग करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो डॉट के रूप में होगा। डॉट क्रॉस की चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि जहाँ पे डॉट होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यहाँ क्रॉस, हर जगह यहाँ पे क्रॉस है। धारावाही परिनालिका बना रहे हैं इस तरीके से, डॉट और क्रॉस।
तो ये हो गई धारावाही परिनालिका, और इस धारावाही परिनालिका के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करेंगे, वो भी एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करते हुए। यहाँ पे जो डॉट है और जो क्रॉस है, तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। यहाँ पे बोर्ड है, अगर हम कॉपी में लिखते हैं तो कागज का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये देखते हैं कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका में तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। हम पहले ही जानते हैं कि अगर धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो परिनालिका के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। यहाँ भी परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो गया। अब यहाँ पर बीच में अगर हम देखते हैं तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, ऐसे उसको समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है अंदर। अब जिस तरीके से हमने धारावाही तार के केस में एम्पियर लूप की कल्पना की थी, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर एम्पियर लूप किस तरीके से हुआ, और उसी लूप के अकॉर्डिंग हम जो है उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ इस केस में जो एम्पियर लूप होगा वो इस तरीके से हमने मान लिया कि ABCD एक एम्पियर एक लूप है, एक आयताकार या वर्गाकार लूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। एक इसको हम एम्पियर लूप कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम रेखीय समाकलन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जांच करेंगे। किसी एक भुजा का मान हमने x मान लिया यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगी जब उसमें धारा प्रवाहित होगी, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर V है उसका मान एक समान होता है, और परिनालिका के बाहर उसका मान 0 होता है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस की भी बात हो गई है। कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, जहाँ पे क्रॉस होगा, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये सारा फिगर बन गया है। अब हम शुरुआत करते हैं इस धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए। जो पहली लाइन लिखेंगे उसमें लिखेंगे माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या n तथा इसमें बहने वाली धारा कैपिटल I है। दो राशियों को हमने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है और बहने वाली धारा कितनी है। अब माना ABCD एक आयताकार लूप है, इसको हम एम्पियर लूप भी कह सकते हैं। माना ABCD एक आयताकार एम्पियर लूप है। ये हो गया एम्पियर लूप। तब आयत ABCD की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा डेरिवेशन लिखेंगे, ये B.dl चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन, ये कंप्लीट लाइन होगी रेखीय समाकलन। B का रेखीय समाकलन क्या होगा, ये हो जाएगा, चूंकि जितनी भुजाएं हैं उसके अनुदिश रेखीय समाकलन होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे
ए से बी चलते हैं, ए से बी तक वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस फिर क्या है बी, ए से बी से सी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस तीसरा कौन सी भुजा है, सी से डी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस डी से ए वेक्टर बी डॉट डी एल। ये हो गया एम्पियर लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का रेखीय समाकलन। इसको पहला इक्वेशन दे दिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया परिनालिका के केस में। तो माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n तथा इसमें बहने वाली धारा कैपिटल I है। माना ABCD एक आयताकार एम्पियर लूप है, तब आयत AB, ये काल्पनिक लूप है, वास्तविक लूप नहीं है, इसको हमने कल्पना किया है कि यहाँ पे एक आयताकार लूप ABCD है। तब आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा कंप्लीट रूप से इन चारों भुजाओं के अनुदिश जो है रेखीय समाकलनों की योग के बराबर होगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है ना। चारों रेखीय समाकलनों में से सबकी वैल्यू क्या है उसका कैलकुलेशन करते हैं। पहला इक्वेशन लिखने के बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भुजा AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का जो रेखीय समाकलन होगा यहाँ पे लिखेंगे कि किंतु लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B इक्वल टू ये A से B, इसके अनुदिश जो लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल क्या है। AB के अनुदिश वेक्टर B और DL एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है ना। भुजा AB के अनुदिश जो है दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AB और BDL cos 0 डिग्री। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे AB और BDL के, या AB और वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जो DL है वो x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से BX, B बाहर आ जाएगा और A से B तक जो डिस्टेंस है, A से B तक की बात हो रही है, वो DL की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी BX की। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं BC के अकॉर्डिंग, BC के अकॉर्डिंग। तो BC के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। यहाँ पे जो अल्पांश है DL और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो गई और अल्पांश की दिशा इधर हो गई। तो यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर है लाइन इंटीग्रल ऑफ BC के अनुदिश वेक्टर B डॉट DL वो किसके बराबर हो जाएगा, BC BDL cos 90 डिग्री, और इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से CD क्या है, CD के बाहर है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी B का मान 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL और किसके अनुदिश, CD के अनुदिश, ये 0 हो गई। तथा इसी तरीके से लाइन इंटीग्रल DL D से A की ओर, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0, और इन सब का मान कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो सबकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है अपने को। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये B डॉट DL इक्वल टू, तो पहली वैल्यू क्या है, BX है, दूसरी वैल्यू 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है। तो इसका मान कितना है, BX के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको अपना इक्वेशन नंबर 2 देंगे, BDL इक्वल टू हो जाएगा BX के। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम यूज करेंगे। अभी तक तो हमने कैलकुलेशन किया है, अब एम्पियर के परिपथी नियम से, अब एम्पियर के
परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई। अब हमको आई कौन सी? इस एम्पियर लूप से घिरी धारा, इस एम्पियर लूप से घिरी धारा यहाँ पे होगी। आई क्या है? आयत ए बी सी डी से घिरी हुई कुल धारा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम उसकी वैल्यू देखते हैं, या हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, आई न लिख करके लिखेंगे आयत ए बी सी डी से घिरी कुल धारा। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? एन एक्स आई हो जाएगी, म्यू नॉट एन एक्स आई के। इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। अब समीकरण 2 बी डॉट डी एल बराबर बी एक्स के और समीकरण 3 बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट एन एक्स आई के, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से जब दोनों की तुलना करेंगे तो बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई के, या b इक्वल टू किसकी हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई के। ये अभीष्ट व्यंजक आ गया अपने को, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो धारावाही परिनालिका के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू B बराबर म्यू नॉट एन आई हम पहले से भी कैलकुलेट कर चुके हैं बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए, और अब हमने कैलकुलेट किया है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करते हुए। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है, आप खुद इसको समझने का प्रयास करें। धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन एम्पियर के परिपथीय नियम से हम कैसे करेंगे, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करते हुए धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तब तक के लिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।